खालिद साहब, जिस समय जिस दौर में जीवन के प्रति इतना मोह हो, उस दौर में आप मौत की बातें करते हैं या उस सत्ता से मिलने की बात कर रहे हैं, इस मंच पे भी कर रहे हैं और आपकी किताबों में भी वह बार बार ध्वनित होता है। आपको ये नहीं लगता कि मैं ये उल्टी गंगा बहा रहा हूँ? नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि असल में जो लोग मृत्यु को फेस वैल्यू पे समझ रहे होते हैं, उसके लिए शायद मृत्यु का नाम गाली हो जाता है। कि मेरे यहाँ तो मृत्यु जिंदगी है, जीवन है। और जो ये मौत की किताब है, पूरा नावल मेरा, जो आजकल काफी फिर से वेस्टलैंड वालों ने इंग्लिश में छाप दिया, तो बातचीत बहुत हो रही है उसके ऊपर। तो वो तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें कहीं मृत्यु का नाम एक जगह इस्तेमाल हुआ है, खाली सिर्फ एक जगह मृत्यु का नाम इस्तेमाल हुआ है। और दरअसल ये जिंदगी की किताब है, लेकिन शैतान ने जो मौत की किताब में से मौत को मिटा के और वहां जिंदगी लिख दिया, और जिंदगी जहां थी वहां मौत लिख दिया। तो जो सफरिंग्स आपको दिख रही हैं, जो ये आप जो देख रहे हैं, ये ह्यूमन डिके, ये ह्यूमन बॉडी डिके, ये सफरिंग, मैं तो सफरिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो वाला दुख भी नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध वाला दुख तो है, वो तो बहुत एग्जिस्टेंशियल दुख है। मैं सफरिंग की बात कर रहा हूँ, जो हो रहा है। तो ये उसकी किताब है। तो जिसको, ये तो जिंदगी की किताब है। तो असल में मौत से वही लोग डरते हैं जिन्हें जीना नहीं आता। जो जिंदगी से डरते हैं, दरअसल वो ही मौत से डरते हैं। दूसरी बात, मैंने मौत को कहीं पे रोमांटिसाइज नहीं किया, वरना ये भी तो होता है ना कि आज से पहले विक्टोरियन एज में जो डेथ को जो था वो इतना रोमांटिसाइज किया जाता था। तमाम अंग्रेजी की शायरी डेथ को रोमांटिसाइज करने से भरी हुई है। अगर आप रिल्के की पोइट्री पढ़ें, मुझे बड़ा पसंद है रिल्के, जर्मन कवि था, तो उसने तो दोनों, यानी मौत और मोहब्बत, इनको एक ही सिक्के के दो पहलू कहे। और मृत्यु में फना हो जाना, मोहब्बत का फना हो जाना, इसको सूफीज़्म से भी जोड़ सकते हैं आप, जो सूफियों की यहाँ जो फना हो जाना है। तो मैंने कहा ना कि वो मृत्यु उस तरह से मृत्यु नहीं है कि बिल्कुल कोई मौत तो आपको मिलेगी नहीं कहीं, लेकिन मौत नाम में मिल जाएगी आपको। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे ज़माने की जो ज़िंदगी है हमारी, क्या वो उसका नाम बदल तो नहीं दिया है हमने? क्या अब उसका नाम, चूंकि मौत तो बड़े सुकून की बात भी हो सकती थी, मैं सुकून की बात कहीं कर नहीं रहा हूँ। एक क्यास है, एक इंतशार फैला हुआ है। और दूसरी बात ये कि जब सारी दुनिया में डीजे बज रहा हो और डीजे का ज़माना हो, तो आपको खामोशी से किसी कोने में खड़े होके अपनी बांसुरी ज़रूर बजाना चाहिए। क्या बात है। और वह बांसुरी आप जैसे लेखक की कलम से निकले तो और भी ज़्यादा सुरीली होगी। खालिद साहब, ये दुनिया में इतनी अराजकता है, हर तरफ जिस डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, पारिवारिक परिवेश, समाज, राष्ट्र, सीमाएं, एक तरफ बहुत तेजी से हम भौतिकतावादी बन रहे हैं, चीज़ों को कब्जा करने की बात आ रही है। दूसरी तरफ आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, यात्राओं की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपने पॉपुलर साहित्य, जो साहित्य की जो आपकी शुरुआत होती है पढ़ाई की, उसमें आपने कहा है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, समय के साथ हम अपने को रेक्टिफाई करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो विपरीत विचारधाराएं हैं जिन पर लगातार आप चलते रहते हैं, इसकी ताकत कहाँ से पाते हैं? पढ़ने से आई है। मैंने कहा ना कि आपने बहुत अच्छा किया पॉपुलर लिटरेचर की बात की। मैं तो पॉपुलर लिटरेचर को कोई बुरी चीज़ थोड़ी समझता हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि आज वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वही है ना कि हर समय तो आप बदल रहे होते हैं। तो आप एक पत्थर की तरह, आप एक स्टेटिक, मतलब एक बिल्कुल स्टेटिक्स तो है नहीं आपके अंदर कोई कि आप रुके खड़े हुए। मैंने चूंकि पॉपुलर लिटरेचर बहुत पढ़ा है, और उसकी वजह यह है कि मैंने 7 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था, और नाइन्थ नहीं, मतलब मुझे 9 साल की उम्र में, एज में, मेरी एक कहानी छप भी गई थी। जो ये मिलाप एक अखबार निकला करता था दिल्ली से, मिलाप और प्रताप दोनों का ऑफिस बराबर था यहाँ पे बिल्डिंग के पास। तो इसमें एक मैगजीन सेक्शन आता था बच्चों के लिए, उसमें वो कहानी मेरी छप गई थी।
तो ये पढ़ने का सिलसिला जाहिर है कि उस वक्त मैं सार्थ और कामू तो पढ़ नहीं रहा था। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई तो मैंने गुलशन नंदा और रानू और कृष्ण गोपाल आबिद और मनोज और गुरुदत्त और राजवंश को भी पढ़ा, और मैंने इब्न सफ़ी को भी पढ़ा, जो आज भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं इब्न सफ़ी को पसंद करता हूँ इसलिए नहीं कि वो जासूसी नावल लिखते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ भाषा का जो चटखारा है। हमारे दोस्त बैठे हैं दिनेश श्रीनेत और हम, और ये दोनों आपस में इब्न सफ़ी के बारे में बड़ी बातें करते रहते हैं। इनका और मेरा रेख्ता में इब्न सफ़ी के बारे में डिस्कशन भी है। लेकिन ये कि तब जो मैं इब्न सफ़ी को पढ़ता था तब मैं किसी और चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होता था, लेकिन आज जब मैं इब्न सफ़ी को पढ़ता हूँ तो कुछ और चीज़ें हैं जिनसे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। जैसे ये कहते हैं ना कि असली साहित्य वो है जो अपने टाइम एंड स्पेस को पार करके और यहाँ तक आ जाए। तो अब जब वो आता है तो एज इट नहीं आता है, बल्कि जब पहले हम गालिब को पढ़ते थे और हमें उसको पसंद करते थे तो वो गालिब को पसंद करने की कुछ दूसरे कारण थे, लेकिन आज जब हम गालिब को पसंद कर रहे होते हैं तो उसके दूसरे कारण हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो साहित्य कभी बंद गली का आखिरी मकान नहीं होता, वो पूरा का पूरा, हाँ, वो बंद गली का आखिरी मकान थोड़ी है। वो जहां आपको लगता है कि बंद गली है वहां से एक खिड़की और खुलती है। अब हमारे गालिब कुछ और हो गए हैं, उतने ही अजीम है, लेकिन अब वो हमारे गालिब कुछ, अब हमारे इब्न सफ़ी कुछ और हो गए, और अब हमारे मार्किस मिलान कुंडेरा कुछ और हो गए जो हमने 25 साल पढ़े थे उससे पहले। अब हमारे निर्मल वर्मा कुछ और हो गए। मेरे बहुत पसंदीदा राइटर है निर्मल वर्मा, उनका जिक्र बगैर किए बात बनती नहीं है आगे। मेरे बहुत पसंदीदा राइटर। आपके लेखन में और आपकी भाषा में जो प्रवाह है उसका श्रेय आप किसको देते हैं? वो अपने को देता हूँ रियली, मैं बिल्कुल सच्चाई की वो अपने को देता हूँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बावजूद आप देखिए कि एक शब्द भी, कोई शब्द नहीं, मतलब शब्द तो खैर किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस को ये नहीं साबित कर सकता कि ये फलां के स्टाइल की कॉपी है। जिस दिन कह देंगे उस दिन लिखना छोड़ दूंगा। किस तरह से आपके लिखने की प्रक्रिया क्या है? वह कौन सा बिंदु होता है जहां से आप किसी उपन्यास या कहानी कथा की शुरुआत करते हैं? बस वो कोई एक दिन कोई अजीब सा एहसास होता है, और भीड़ में चलते हुए भी हो सकता है। उसके लिए किसी वीरान जगह की, किसी बाग की, किसी पार्क की, किसी लाइब्रेरी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जा रहे हैं, किसी की कमीज़ का कोई कॉलर हिला, कोई रंग उसकी कमीज़ का मान लीजिए नीले कलर की शर्ट है, और उस नीले कलर से पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, तो पता नहीं कैसा लगता है। मतलब किसी को चलते देखा और उसकी चाल ने कोई बरसों पुरानी किसी चाल की याद दिला दी। किसी को हंसते देखा, बरसों पुरानी कोई हंसी याद आई, उस जमाने में पहुंचे। उसके बाद फिर हमें नहीं पता चलता कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा कलम जो होता है वो एक प्रेत के हाथ में होता है, फिर हमारे हाथ में नहीं होता। पहला सेंटेंस लिखने में मुश्किल होती है। मैं हमेशा दोपहर में लिखता हूँ, मतलब मेरा जो लिखने का टाइम है वो दोपहर में, जब आपको अपनी परछाई भी ना नजर आए। 12 बजे आपको भी नजर नहीं आना चाहिए, यानी लेखक कहीं नजर आना ही नहीं चाहिए अपनी कृति में। एक बार जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं दोपहर में लिखता हूं। जब शुरुआत हो जाती है तो फिर इस सफर का कोई समय नहीं रहता, फिर रात में, सुबह, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन पहला सेंटेंस मुझे कोई याद नहीं, पहला बल्कि पैराग्राफ, पहला पेज जो मैंने दोपहर के अलावा कभी लिखा हो, मैं दोपहर में ही लिखता हूँ। और दोपहर भी होना चाहिए गर्मियों की, क्योंकि जाड़ों की दोपहर ना हो के दोपहर का एक धोखा है, इल्यूजन है। दोपहर हो गर्मियों की, जब लू चलती हो, बहुत बुरी तरह से लू हुक रही हो, सड़कों पे वीरानी हो, धूल सी उड़ती हो, तब लिखिए आप बैठ के अंदर कहीं।